क्या कर रहे हो? सर आप क्या करोगे सर? मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो? इतनी सब जानकारी होने के बावजूद। कम से कम 100 घंटे का वीडियो है मेरे पास। ये बीमारी भी है, ये प्रॉब्लम भी है, और एक तरीके से इन्होंने हमारे जीवन को आसान भी कर दिया। इस पर कोई नहीं सोच रहा है। सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं सर, नहीं सोच रहे हैं। 2 रुपये का स्याही, 1 रुपये का पेज, आपको जो मर्जी लिख दो, हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर को लड़ा दो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पीड़ा में और ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए ब्रेन को। जिन जिन लोगों को नरेशन दिया था वो लोग बाद में मिले मुझे और बोला यार काश मैं तुम्हारी बात मान लेता और ये पिक्चर कर लेता। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते फिर पेश करने जा रहा हूँ इंडियन फिल्म हिस्ट्री की तरफ से फिल्मी टॉक्स। इस बार मंच पर मेरे साथ हैं वो शख्सियत जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। पहले पहले फिल्म अगर बनती है या सीरियल बनती है या OTT की सीरीज़ बनती है, पहली ज़रूरत होती है राइटिंग। राइटिंग के अलावा तो फिल्म बन ही नहीं सकती। अच्छी राइटिंग होगी, ज़ाहिर है अच्छी सी फिल्म बन जाती है। शूटिंग इतना कोई टफ जॉब नहीं है जितना कि राइटिंग इज़ वेरी टफ। राइटिंग में राइटर के लिए बहुत ही मुसीबत है। वो तो सोच के लिखते हैं, हमने मुग़ल आज़म लिखनी है, शोले लिखनी है या मदर इंडिया लिखनी है, लेकिन उनके साथ में सहयोग करने वाले प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं, और जो उन्होंने विजुलाइज किया है वो उसी प्रकार से पेश हो तो फिल्म को 4 चांद लग जाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम मिलने जा रहे हैं वरदराजन स्वामी से, जिनकी बहुत ही फेमस मांझी रही है। मांझी का नाम तो सुना ही होगा, शायद कईयों ने फिल्म देखी नहीं होगी, जैसे मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन नाम बहुत ही सुना है। इसके पीछे की कहानी और घटनाएं इस एपिसोड में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं, शुरुआत कहाँ से होती, सोच कहाँ से आती। तो चलते हैं, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मिलते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, वेलकम टू यू ऑन फिल्मी टॉक्स। थैंक यू फॉर कमिंग। और आज की प्लेटफॉर्म पे आपसे बहुत सारी चीज़ें जानना चाहूँगा, और मैं जानने से ज़्यादा ये प्रेफर करूँगा कि ऑडियंस कुछ आपसे प्रेरणा ले पाएँ। मज़े की बात है। आपका तो मैं सबसे पहले तो बोलूँगा कि राज इसरानी एक ऐसे शख्सियत है, एक ऐसे नाम है कास्टिंग की दुनिया में, जिनको शायद किसी पहचान और किसी मार्क की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आपके जो काम करने का जो अंदाज रहा है, एक लंबा समय एक कोई व्यक्ति इंडस्ट्री में एक ट्रेंड को लाता है। कास्टिंग के ट्रेंड जब आपने शुरू किया था उस समय इन सब चीज़ों का नाम नहीं था। प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो खुद ही कैमरा लगा करके और शूट कर लिया करते थे, वही कास्टिंग करते थे, उनके असिस्टेंट। मैंने भी किया हुआ है। वहाँ से एक व्यक्ति है, वो एक ट्रेंड को लाया, और आज तो कास्टिंग वाले हैं वो गली मोहल्ले में भी हैं, मुंबई में हर ऑफिस में कास्टिंग डायरेक्टर्स। पर मैं आपको कहूँगा कि किंग ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। किंग थे उस ज़माने में, आजकल कास्टिंग नहीं करता हूँ, और उसी को कास्टिंग को मैंने थोड़ा सा स्वरूप अलग किया है। हाँ। कि फिजिकल कितना काम करें, कितनों को आप पहचानोगे, कितनों को शॉर्टलिस्ट करोगे। ज़्यादा जानना चाहेंगे आपके बारे में। आप कहाँ से आए हो? वेयर आर यू बोर्न? झारखंड से हूँ। ओके। और झारखंड में ही पढ़ाई लिखाई हुई। वहाँ से चूँकि मैं जिस जगह से झारखंड में बिलोंग करता हूँ, वहाँ से सिनेमा की तरफ आने के लिए रास्ते बहुत कम हैं। जी।
एक तो हम लोग बहुत रूरल एरिया से आते हैं, इंटीरियर से आते हैं। जी। दूसरी चीज़ कि हमारे झारखंड में उस ज़माने में जब हम बच्चे थे, एजुकेशन बहुत पिछड़ा था, बहुत कम था। एजुकेशन के लिए उतना सोर्सेस नहीं था। तीसरी चीज़ कि हम सिनेमा की तरफ जाएंगे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट था। पर मेरे पता नहीं, मुझे 5वीं 6ठी क्लास में ही ये ब्रेन में आ गया था कि यार मैं सिनेमा बनाऊंगा, पिक्चर बनाऊंगा। मैं एक्टिंग वगैरह के बारे में मुझे कुछ नहीं था। पिक्चर बनाऊंगा का विचार कहाँ से आया? ये भी कैसा था, सिनेमा भी बहुत रेयरली चलती है। मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ एक पहले ब्लॉक में हर हफ्ते प्रोजेक्टर आता था और रील्स डब्बे आते थे। हाँ, और गाड़ियाँ आती थी। हाँ। और मोहल्ले में या गांव के चौपाल पे महीने 2 महीने में वो गाड़ी आती थी और पिक्चर वो पर्दे पे छोटा सा कर्टन होता था वहाँ, वो दिखा जाते थे। तो वही मैं बहुत छोटे में देखा था। एशियाड जो हुआ था, 9th एशियाड गेम्स, तो वो उसको भी उन्होंने उसको टेलीकास्ट किया था। और उसके सिक्के आए थे एशियाड के 9th रिजर्व बैंक से स्पेशल। जी। तो वो देखने के बाद, हालांकि वो मुझे वो एशियाड देख करके कुछ नहीं, एक पिक्चर मैंने देख लिया था, वो क्या कुछ नाम था, शायद कोई धार्मिक पिक्चर थी। ओके। या झनक झनक पायलियाँ बाजे, शायद भी शांताराम सर की। और वो पिक्चर देखने के बाद मेरे दिमाग में आया, यार मैं इसको मैं क्यों नहीं कर सकता। ओके। और पता नहीं उस समय से मेरे दिमाग में वो एक जुनून सा, वो बचपन में वो जो 2-5 रुपए का मिलता था, रील्स मिलते थे और वो लगा करके ऐसे करके देखते थे डब्बा में। हाँ, तो वो सब फिर बाइस्कोप और वो गांव घूमता था। तो ये सब चीज़ें जो है वो फैक्टर बन, क्योंकि हम लोग मतलब जहाँ से आते हैं वो एरिया ही बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कि क्या डिफिकल्टी आती है राइटिंग में कि आप मेकिंग सीख लेंगे, शूट करना सीख लेंगे। शूट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और ऐसे तो ग्रामर की अगर बात करूँगा तो क्लासेस में बहुत ज़्यादा नहीं, बोलते हैं 10 शॉट है, ओनली 10 शॉट, बाकी कंपोज करना आपकी ड्यूटी है जी। पर स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोई लिमिट नहीं है सर। करेक्ट। कोई लिमिट नहीं है। आप क्या कैसे कंपोज कर सकते हैं, क्या किस सीन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, सीन को क्या किस तरीके से रख सकते हैं, कुछ नहीं। हाँ, बोलते हैं कि ग्रामर, इसका ये ग्रामर, राम इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज गोइंग टू स्कूल और राम इज ईटिंग अ मैंगो। तो ठीक है, ये चाहिए हमको। ऐसा नहीं हो सकता है मैंगो ईट राम, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, पैसिव वॉइस में हो सकता है, या मैंगो इज ईटन बाई राम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो भी एक ग्रामर है, ये भी एक ग्रामर है। आप डिपेंड करता है कि आप कैसे बोल सकते हैं कि मैंगो इज ईटन बाई राम कह रहे हैं कि राम इज ईटिंग अ मैंगो बोल रहे हैं। ये डिपेंड करता है। और इसको समझा दिया जाता है, शायद समझ भी जाते हैं लोग। पर इन दोनों के बीच में एक चीज़ रह जाता है, राम भी है, राम है, मतलब सर मान लो कि राज है, कि मैं बोला कि राजेश रानी इज ईटिंग अ मैंगो, हाँ तो ठीक है। अब राज्य भी है, मैंगो भी है, खाना भी है क्या है को ढूंढ के लाओ, है को ढूंढ के लाओ, है को लाओ। और ये मैं बार बार मेरे दिमाग में उस समय से आता था कि सर वो बताते थे कि सब तो विजुअल है, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वर्ब है जो कि हो रहा है, और लेकिन है कहाँ है। That is what is the writing all about. तो that is yes sir। ये इसको खोजने में मुझे टाइम लगा कि यार है कहाँ से लाऊं, ये भी एक विजुअल चाहिए हमको। ओके। और वही जो इन्वेंशन है ना, वो नई स्क्रिप्ट और नए राइटिंग और नई चीज़ों के बीच ले गया। अभी दिक्कत क्या हो रही है सर कि जो नए राइटर आ रहे हैं वो या तो बहुत गुमराह हैं, या फिर वो उनके अंदर बहुत बेचैनी है। वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इतना ज़्यादा स्किलफुल हैं कि वो नया कुछ करने की कोशिश करने पर उनको वो ग्रामर जो बेसिक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, या तो उनको बताया नहीं, या बताया तो वो भूल गए, या फिर वो उन बातों को जानते नहीं हैं।
लेकिन उनके अंदर बहुत बेचैनी है। मतलब वो चाहते हैं कि एक सीन भी हो, उसी सीन में एक रील्स की तरह वीडियो भी आ जाए, उसी में एक इन्फॉर्मेशन भी आ जाए, ये आ जाए, मतलब सब मिलाकर। और उसकी वजह से वो मैं देख पा रहा हूँ उन लोगों के, मतलब जो मेकर्स की स्क्रिप्टें आ रही है, हमारे पास बहुत स्क्रिप्ट आती है नए नए लड़कों की, तो तुमने किया क्या? बोला सर इसमें ये ऐसे हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता भैया। मैं कहता हूँ कि आपको कम से कम राइटिंग आराम से सीखने की ज़रूरत है। अगर एक बार राइटिंग आपने सीख लिया और स्क्रीन प्ले को जान लिया कि स्क्रीन प्ले मूव कैसे करता है, उसका पेस कैसा है, उसका जोन कैसा है, एक्ट वाइज काम कैसे करता है, फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बढ़िया बात करो कि राइटर भूखे मर रहे, नहीं, कोई एकदम झूठी बातें हैं। आज राइटर की बहुत डिमांड है। आज के डेट में इतने ज़्यादा डिमांड है, अगर आप ढंग से काम करें। 2 लोगों का बहुत डिमांड है, लोग हैं भी, पर आपकी तरह कास्टिंग वाले नहीं हैं। कास्टिंग वालों की बहुत डिमांड है, तभी तो गली मोहल्ले में कास्टिंग वाले हैं, घूम रहे हैं। सर मैं कास्टिंग करता हूँ, सर मुझे बताइएगा, याद कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि इसको लिटरेचर की समझ नहीं है, इसको क्राफ्ट की समझ नहीं है, इसको बैकग्राउंड की समझ नहीं है, इसको स्टोरी के बारे में समझ नहीं है कि जो स्क्रिप्ट मुझे दिया गया है वो स्क्रिप्ट वो पढ़ना जरूरी नहीं समझता। सर 110 पेज की स्क्रिप्ट वो पढ़ना जरूरी नहीं था। बोलता है कि स्केच, कैरेक्टर स्केच, हाँ स्केच बता दीजिए, मैं कर दूंगा। और वो एक और मतलब बहुत ही दुखद बात बताऊंगा स्क्रिप्ट की तरह ही, कि थोड़ा सा दूसरी तरफ चले गए, मैं फिर से आ जाऊंगा स्क्रिप्ट पे और फिर मेकिंग पे भी बात करेंगे हम लोग। इंटरेस्टिंग हो रहा है कि सर जो कास्टिंग वाले हैं आज के डेट में, आप लोग तो ड्राई ऑनेस्ट और वो ग्रेट लोग थे कि कंप्रोमाइज़ नहीं, ये नहीं वो नहीं। अगर किसी ने बोला कुछ कंप्रोमाइज़ वगैरह के लिए थप्पड़ मार देने जैसी स्थिति थी। आप लोग के ब्रेन का वो था, इसलिए आपको मैंने पहले ही शब्द में बोला कि किंग ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर। तो पर आज क्या है, आज अगर वरदराज बुलाता है किसी को, कास्टिंग वाले को, कि देखो ये कैरेक्टर है, ऐसे ऐसे है, इसको स्क्रिप्ट को पढ़ दो। सर उतना टाइम नहीं है मेरे पास स्क्रिप्ट पढ़ने की। नहीं टाइम नहीं है। क्यों भाई? सर 4 कास्टिंग कर रहा हूँ। अच्छी, बड़ी खुशी की बात है। तो फिर कैसे करोगे? सर मैं आपको ऑप्शन भेजता हूँ ना। अच्छा भैया भेज देना ऑप्शन भेज रहा है तो क्या भेज रहा है कि वो उसके 5 वो प्रमोट कर रहा है सर, वो अपने फेवरेट्स को, जिनसे यहाँ तो उसने पैसे कमीशन लेना है। नहीं, आजकल तो पैसे भी ले लेते हैं एडवांस में, 5,000 रजिस्ट्रेशन दे दो, हाँ जी, तो तुमको काम दिलवाऊंगा। हाँ तो जिससे इसने कमिटमेंट किए, 5,000 रुपये लिए हैं, 3,500 लिए हैं, 10,000 लिए हैं, उनको आगे करके पेश करते हैं, भाई इसमें से देख लो, आप चुन लो। और राजीव सर वो क्या करते हैं कि मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं बार बार कि सर ये इसमें ये आने वाले समय 5 फिल्में कर रही है। अभी जैसे ही आप इसकी कास्टिंग करोगे तब तक इसकी 4 फिल्में आ जाएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको इस भाव में मिलेगा नहीं। वो भैया तू ले करके जा, मुझे ये कैरेक्टर नहीं चाहिए। मैं जिस कैरेक्टर, आप सोचिए कि मैं मेरी फिल्म कबाड़ द क्वाइन, उसमें नसीरुद्दीन भाई का बेटा है विवान। मैं विवान को बुलाता था और अपने ऑफिस के कैंपस में हाथ गाड़ी मंगवाया था, वो जो राग पिकर्स, जो वो क्या बोलते हैं, वो कबाड़ वाली गाड़ियाँ होती है, तो वो हाथ गाड़ी वो सड़कों पे मिल जाएंगे वो। तो मैं विवान आता था BMW से, अपनी गाड़ी से आता था, और आया और नीचे गाड़ी है, 20 राउंड लगा करके आओ, जाओ 20 राउंड लगा करके आओ। आकर के दिखाता था, सर फफोले पड़ गए सर, अब तो छोड़ दो, तो मुझे डेली ये करना है। आप देखिए सर कबाड़ द क्वाइन, आपको फील होगा कि एक इतने अच्छे आर्टिस्ट के बच्चे को कैसे इसने मोल्ड किया उस कैरेक्टर में, और आप बता नहीं सकेंगे कि ये वही विवान है, बता ही नहीं पाएंगे। सही है। फटा हुआ एक ही शर्ट दिया है, 3 महीने तक उसको बोला कि इसको पहन करके इसको इतना गंदा करो कि इसमें से स्मेल आना चाहिए। फिर वो पैंट उसको 4-5 महीने पहले, जबकि वो शूट कर रहा था मीरा नायर की सुटेबल बॉय, तो उस समय मैंने उसको बोला कि ये पैंट अपने साथ ले जाओ, रात को पहन करके इसको सोना, और जब तुम लौट करके आओगे 4 महीने बाद तो इसी पैंट में तुमको शूट करना है, शूटिंग पूरी फिल्म।
और वही पैंट है, तो तब जाकर के आपको मतलब IMDb रेटिंग 9.8 और 9.9 मिलता है सर। तो इस लेवल पे अगर कौन किया, आज नहीं करते, आज तो वो कास्टिंग वाले हैं बोलते सर इसको ले लो, ये ऐसे कर लो, वो कर लो, बाद में पता चलता है कि ये तो यार सब जगह ये इन्हीं 5 लोगों को लेकर के इसके झोली, हाँ इसके झोली में 5 आर्टिस्ट हैं, किसी तरीके से रख लिया है, और सब जगह जो भी मिलता है उसको यही इन्हीं को प्रमोट कर रहा है। कास्टिंग डायरेक्टर है क्या सर? क्या वो कास्टिंग डायरेक्टर है? अच्छा, पढ़ोगे नहीं, आप जानोगे नहीं, उस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानोगे, वो डायरेक्टर को नहीं जानोगे, आप उस स्क्रिप्ट को नहीं जानोगे, आप सिर्फ एक वो कर रहे हो गलत मार्केटिंग, थोड़ा लाइट वर्ड है मार्केटिंग, पर आपके ज़माने में जो कुछ भी आप लोगों ने किया उस मिसाल से या उन चीज़ों से लोग सीख सकते थे। एक दिक्कत क्या हुई कि आप लोगों ने जिस समय में शुरू किया उसमें मुझे लगता है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर को खुद भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। जो काम आज आप कर रहे हो ना, शायद 30 साल पहले करना चाहिए था आपको, तो शायद थोड़ी सी मेरी बातें क्या था, जैसे मैंने बताया मेरे यहाँ पे 2 ट्रैक चलते थे। हाँ। एक तो ऐड का जो मैडम संभालती थी, और दूसरा कास्टिंग का जो मैं संभालता था। हाँ, पर तो इतने बिजी थे। हाँ, सच बोल रहा हूँ, पैसा आ रहा था गाड़ी चल रही थी, बिजी थे, और आगे सोचने के लिए मौका ही नहीं मिला। और जब तक मौका मिलता और हमने बोला नहीं भाई अभी बस हो गया, अब बंद करने का टाइम आया, बिकॉज इट्स बिकम टू मच, इतना गंद हो गया था कि मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था। बोला छोड़ के शांति करो और नहीं, वो उस ज़माने में ना मुझे लगता है कि आपकी बातें लोगों तक, आपका जो एक क्वालिटी था, आपके काम करने का जो स्टाइल था, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया। वो उसमें आपकी भी थोड़ी सी वो रही, जो बताया मेरी आपने, गलती ज़्यादा थी। हाँ, पर मैं समझता हूँ कि वो एक स्कूलिंग जो है ना, वो स्कूलिंग आनी चाहिए। जैसे मैं मणिकौल जी की बात करता हूँ, भीमसेन जी की बात करता हूँ, केतन मेहता जी की बात करता हूँ, ये एक स्कूल हैं, ये लोग स्कूलिंग, इन्होंने बहुत लोगों को, ना जाने कितने लोगों को, मैं तो बच्चा हूँ मतलब उनके सामने, और उन्होंने उंगलियां पकड़ पकड़ करके हमें लिखना या काम करना सिखाया। फ्रेम अभी जैसे इन लोगों को मैं बता रहा था कि ऐसे ये है फ्रेम, तो वैसे वो मैं काम कर रहा हूँ, सेट पे हूँ, और वो बोले व्हाट्सएप कॉल कर, फ्रेम दिखा फ्रेम दिखा रहा हूँ, तो बोले इसको थोड़ा स्लाइटली थोड़ा इधर ले, टिल डाउन कर, ये कर, वो कर। तो वो जो स्कूल है उसकी चर्चा कौन करेगा? मैं समझता हूँ कि राज इसरानी के बारे में आने वाले फ्यूचर में कोई तो एक होना चाहिए जो ये कहे कि यार एक ऐसी स्कूलिंग थी कास्टिंग की जहाँ पे ऐसा होता था और इस तरह से काम किया जाता था, और एक एथिक्स के साथ काम किया जाता था, एक फंडामेंटल नॉर्म थे, एक रूल था, उस बियॉन्ड द रूल कुछ नहीं होता था। एक चाहे वो कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर हो, या कोई बहुत ग्राउंड पे अभी अभी स्ट्रगल करने वाला कोई मेकर हो, लेकिन सबके लिए एक तराजू एक जैसा होता था। सबके साथ वैसे ही काम किया, स्क्रिप्ट दो, समझाओ क्या चाहिए, वन आर्टिस्ट मेरी तरफ से मिलेगा। पैसे किधर से आते हैं आज की तारीख में? 2 जगह से, एक जो थिएटर से मिलता है या सैटेलाइट से मिलता है, वो जो सेलिंग में मिल गया, दूसरा है तो स्पॉन्सर आते हैं। स्पॉन्सर किधर आते हैं? कौन है आपकी कास्टिंग में? स्क्रिप्ट गई भाड़ में, स्क्रिप्ट को कोई नहीं पूछता। अच्छा किसको साइन किया है? अच्छा इनको साइन किया है, अच्छा ठीक है, विल बैक इट अप, इतने हमारी रकम लिख दो। तो प्रोड्यूसर भी अपने आप को सेफ महसूस करना चाहता है, वो भी क्या करे? अभी ये पूरी साइकिल है, ये साइकिल है, विशेष सर्किल है। हाँ, इसमें यही एक मजबूरी है, क्योंकि ये एक बाज़ार है, एक पैसे का बाज़ार है, और इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो एक चेन है जो ऊपर में वो बोलता है कि नहीं तुम इस आर्टिस्ट को लेकर के आओ, इस सिंगर को लेकर के आओ, इस कंपोजर को लेकर आओ। इवन तो अभी हालात ये हो गए हैं कि अभी मुश्किल से 20 दिन पहले रात में एक असिस्टेंट ने मुझे फ़ोन किया, बोला सर मैं अपना प्रोजेक्ट लेकर के रन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे चैनल बोल रहा है कि यार तुम इसमें ना वरदराज को इन्वॉल्व कर लो, तो मैं तुमको अप्रूव कर देता हूँ।
चलो आपकी भी मार्केटिंग में नहीं मार्केटिंग तो सर है, ठीक है, हम लोग वैसे नहीं है, मतलब उनका कहना है कि उसको वो तुम एपिसोड डायरेक्टर हो जाना और उसका नाम डायरेक्टर में जाएगा। मतलब यार उनको बोल दो कि ये सब मत करो, इनको मौका तुम कब मिलेगा? नहीं देंगे ना सर। अभी उनकी भी प्रॉब्लम एक है छोटी सी, बेचना है। नहीं, अब वो लिखेंगे नहीं, बेचना नहीं है। अगर वो लोग खुद ही खरीदा रहे हैं तो उनके लिए फिक्र क्यों होती है? जो चैनल्स में बैठे हैं कौन है वो? दे आर MBA पास्ट मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पैसे लगाने वाली कोई और संस्था है उनके पीछे बैकअप करने को, उनको अपनी प्रोजेक्ट को सक्सेस करके पेश करना है, वरना उनकी नौकरी भी खतरे में है। आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। अब ये लोग अपनी नौकरी कैसे बचाएं? बहुत सिंपल है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर पड़ा है, ये एक्टर है, ये म्यूजिक डायरेक्टर है, ये इनका नाम प्रचलन है, चलाओ, इनको लेके चलाओ, गाड़ी चलेगी तो हम सेफ हैं। अच्छा, वहाँ पे भी फेल हो गई प्रोजेक्ट, अज्यूम्ड बिकॉज डायरेक्टर वाज नॉनसेंस, उसने सबको साइन तो कर लिया लेकिन प्रोजेक्ट थूक मार के बना दी। लास्ट में जब क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन में बोलते सर मैंने तो पूरी मेहनत की, मैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट ला के प्रोजेक्ट पे डाला, लेकिन आई एम सॉरी फेल हो गई, क्या करें? अब क्या करें? उस वक्त में जो फाइनेंसर है या जो मेन चैनल का हेड है वो भी कुछ नहीं कर पाता। अब ये चैनल की भी प्रॉब्लम हम लोग को समझनी है। एज अ डायरेक्टर व्हेन यू सेड कि मेरा नाम डाल दो तो लोग ओके करते हैं, आपने जुनून से अच्छी फिल्म बना दी तो भैया वेरी गुड, नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आपके नाम, नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आपके नाम। अगर आपने गलती कर दी, चावल का भट्ठा डाल के दे दिया तो अगले टाइम आपका नाम बिल्कुल सर, बिल्कुल चौकड़ी। बिल्कुल एकदम सच बात है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, जो पैसे लगाता है उसका भी प्रॉब्लम है। वो तो इन्वेस्टर है भैया, उसको तो फिल्म से लेना देना कुछ नहीं, उसने तो पैसे लगाने। किस पे पैसे लगाने हैं? XYZ पे पैसे लगाऊंगा, वरना मेरे पास मत आना। बिल्कुल सीधी सी बात है, एकदम सच। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द सर्किट्स, बोथ द साइड्स। लेकिन आज की तारीख में जो डेवलपमेंट हो रही है, मेरे ऑब्जर्वेशन है कि काफ़ी अच्छी हो रही है। क्या लगता है आपको? राइटिंग इज द किंग, स्क्रिप्ट इज द माई बाप। आज स्क्रिप्ट इज द माई बाप ना होती तो लापतागंज नहीं चलती। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और कई सारे सीरीज आती हैं, चल रही, पब्लिक लाइक कर रही है। थोड़ा ट्रेंड तो चेंज हुआ है और मुझे लग रहा है कि इस ट्रेंड के पीछे कहीं ना कहीं जो कहानी को लेकर के प्रोडक्शन हाउसेज और OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनका अवेयरनेस थोड़ा बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं ये हुआ है कि OTT ने दुनिया के जो सारे द्वार हैं ना उसको खोल दिया है, सारे द्वार खोल दिया है। अब हम आप हैं वो इसी रियल टाइम में एक इटली की भी फिल्म देख सकते हैं और इंडिया की भी देख सकते हैं उसी प्लेटफॉर्म। इसका शुक्रगुजार किसको मानोगे? कोविड को बोल सकते हैं। कोविड से, हाँ कह सकते हैं। हमने घर बैठ के कंटेंट जब देखना कंज्यूम किया, समझ में आया यार कमाल की चीज़ें आ रही हैं। हाँ कह सकते हैं सर। कोविड में एक कंट्रीब्यूटर है। हाँ, कोविड में बहुत चीज़ें तो देखिए, क्राइसिस में कुछ न कुछ इन्वेंशन तो होता ही है, नई चीज़ें और कुछ रिवोल्यूशन भी हो जाता है, पर क्राइसिस में कुछ चीज़ें आप खो भी देते हो। भारत पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ ना, तो चलिए ठीक है, एक देश बन गया, ये भी एक अचीवमेंट है कि एक देश बन गया पाकिस्तान, एक बांग्लादेश बन गया। अच्छी बात है, ठीक है, इसमें क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा भारत के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा भारत था, जो बर्मा से लेकर के और हिंदू कुश की पहाड़ियों तक था, और मलेशिया के जावा और सुमात्रा तक था भारत। तो देश बनते चले गए, आपके भी बच्चे होते चलेंगे, बच्चों के बच्चे होते जाएंगे, तो 10 फ्लैट बनेगा, तो 10 फ्लैट की ज़रूरत भी है, ऐसा कुछ नहीं है, होना चाहिए। पर जो ये बेसिक चीज़ है कि कोविड ने कुछ चीज़ें लॉस पहुंचा दिया। उसमें एक एज ए मेकर जो सिनेमा हॉल का जो क्रेज था ना, खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा तो मर गई ना कि ख़त्म किया है,
पर वो जो क्रेज था वो क्रेज को उसका ग्राफ डाइल्यूट हो गया। हाँ, ग्राफ गिर गया सर। सिंगल थिएटर पता नहीं क्यों बंद हो गए, बहुत रीजंस हैं, इस पे बात करने की ज़रूरत है, आपको ज़रूर बात करनी चाहिए क्योंकि आप उस जोन से आते हैं। उन्होंने मेंटेन नहीं किया, नहीं सर, नहीं सर, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं राज जी। एक सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उन्होंने मेंटेन नहीं किया, उन्होंने सब किया, रीगल तो चल रहा है ना, सब किया। एक बाज़ार जो है ना, बाज़ार में क्या होता है कि एक सामान लेकर के कोई एक व्यापारी आता है तो उसकी मनसा ही, उसका मेंटल थॉट होता है कि मैं सबको उखाड़ दूं, दूर दूर तक मेरे सामने कोई ना हो, हाँ साम्राज्य हो। और इसी के चपेट में सिंगल थिएटर आ गया। पर जो मल्टीप्लेक्स ने जो ये प्लानिंग किया और ये जो सोचा, मैं किसी एक मल्टीप्लेक्स की बात नहीं करना चाहता और करूँगा नहीं, किसी का नाम भी नहीं लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन बातों से, पर मैं उनके जो ये थॉट था कि इनको शट डाउन कर दो, हमें अगर सरवाइव करना है तो इनको शट डाउन कर दो। मतलब कि एक लाइन खींची हुई थी, उसके नीचे एक और दूसरी लाइन खींच देते तो बड़ी लाइन हो जाती, लेकिन उन्होंने क्या किया, बोला कि इसको मिटा दो, खत्म, एक ही लाइन रहेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और यही गलती थी इनकी कि इन्होंने कभी नहीं सोचा कि किसी दिन मल्टीप्लेक्स कोलैप्स होगा तो उसका क्या होगा। और ये हो गया क्योंकि कोविड आई, जैसा आपने बोला, और उसके बाद थिएटर बंद हो गए। बंद होने के बाद पब्लिक है वो सडनली घर में बैठ गई, उनको तो एंटरटेनमेंट चाहिए। देखिए कहा जाता है, ऋग्वेद में बोला है कि 3 तरीके की भूख होती है। एक पेट की भूख होती है जिसको आप रोटी से मिटा सकते हैं, खाना खा के मिटा सकते हैं। दूसरी भूख दिमाग की होती है, उसको आप ज्ञान से मिटा सकते हैं, नॉलेज से मिटा सकते हैं, एंटरटेनमेंट से मिटा सकते हैं। तीसरी भूख देह की होती है, आगे नहीं बोलूँगा। तो ये 3 ही तरह की भूख होती है और ये मतलब ऋग्वेद में लिखा है। तो सर, और इन तीनों भूख को मिटाया नहीं जा सकता किसी तरीके से। अगर आप मिटाने की कोशिश करें तो रुग्ण हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, पेशेंट बन जाएंगे, आप कोई पागल हो सकता है आदमी। पेट की भूख को कितने दिन रोकेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। ड्राउट में जैसे लोग मर गए वैसे मर जाएंगे भूख से। या फिर आपने खाना पीना छोड़ दिया, इट मीन्स कि आपने तय कर लिया कि भैया मुझे अब इस संसार से डिपार्चर फ्रॉम अर्थ जाना है। दिमाग का भूख, जो सोल का भूख बोलते हैं, आत्मा का या दिमाग का भूख, इसको आप कितने दिन तक रोकेंगे? अगर आपने बहुत ज़्यादा दिन रोक लिया तो पागल हो जाएंगे या इंटरनल मोनोलॉग ज़्यादा चलने लगेगा ब्रेन में, खुद से ही बातें करने लगेंगे। एंटरटेनमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए सर, नहीं तो कैसे, क्या बिना एंटरटेनमेंट करे डेड बॉडी पड़ी हुई है। आपको पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो सबसे ज़्यादा लोगों ने फिल्में देखी थी। आप पढ़िए हिस्ट्री। जब महामारी फैली थी, प्लेग फैली थी, गांव के गांव लोग मर रहे थे। आज ठीक करीब 100 साल पहले, क्वारंटाइन शब्द कोई नया नहीं है, उस समय में भी क्वारंटाइन जैसा शब्द है। तो हुआ था, तो सबसे ज्यादा लोगों ने एंटरटेनमेंट, गांव में लौंडे नचाए गए, नचनिया को बुलाया गया, डफली बजा करके पूरी पूरी रात नाच देखते थे लोग। क्यों? क्योंकि पीड़ा में और ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए ब्रेन को। जब आदमी ज्यादा तकलीफ में होगा ना, तो उसको ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए या फिर ब्रेन को रिलैक्सेशन चाहिए। आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे तो सर आपको और ज्यादा। अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। हाँ, तो आप देखो कि कोरोना में भी यही हुआ। जब आदमी स्ट्रेस में गया तो उन्होंने वो मूव हो गए पूरे एक साथ, एक झटके में, रातों रात, जैसे बोलते हैं ना, रातों रात मूव होना, वो रातों रात मूव हो गए ओटीटी पे। ओटीटी चल पड़ा। हाँ, और ओटीटी रातों रात बुम, एकदम सीधा 0 डिग्री से 100 डिग्री सीधा चला गया। ऑप्शन ही नहीं था ना। और फिर क्या हुआ, वही जो बीमारी कि अब क्या होता है सर, आपको आपके सामने कहूँगा तो नानी के आगे ननिहाल का बखान हो जाएगा। हाँ, ये पर एक दौर होता था समर वैकेशन या विंटर में, पूरी फैमिली के फैमिली, आपके 5 रिश्तेदार, बुआ, दीदी, ताई, मासी, सब आते थे और एक प्लानिंग होती थी कि इस महीने में ये वाली पिक्चर रिलीज होने वाली है,
पूरी जाएंगे। फैमिली जाती। फिर वो थिएटर वाले जो ऑनर है उसको बोल के देख भाई मेरे मेरे परिवार वाले जो हैं वो 12 जन आने वाले हैं। हाँ वो हैं वो पूरे टिकट ब्लॉक आने कीजिए। तो वो कुछ लोग हैं वो पुलिस में जो लोग होते थे जो बड़े ऑफिसर होते थे उनको बोलते थे कि सर जो हमारी फैमिली आने वाली है सर इनको जरा बोल दो ना हमारे Request कर कुछ लो, टिकट request कर रख लो। देंगे। वो पुलिस वाला फ़ोन करके बोलता था सुन भाई मेरे एक दोस्त हैं उनके फैमिली वाले हैं उनको बॉक्स की टिकट रख दे 10-12 लोग हैं वो रख देता था। ठीक है। वो क्रेज या और वहाँ से टूट करके मतलब एक प्लानिंग फिर महीनों तक बात होती थी। देवानंद ने ऐसे किया, धर्मेंद्र ने ऐसे किया, आदमी टूट टूट करके बातें करता था, घूम करके उसी पे बातें करता था, अपनी प्रॉब्लम भी भूल जाता था, काम भी कम था, बिजनेस भी एक स्लाइटली एक आदमी चलाता था, बाकी घर में सब लोग काम कर Satisfied चल रहा है। तो अब क्या हो गया, आपके पास जेब में मोबाइल है, तुरंत निकालिए, तुरंत देख लीजिए। मैंने बोला कि सर ये वाली फिल्म बहुत अच्छी है, बोला रुक जा अभी देख लेता हूँ फिर 2 मिनट में देख लेते हैं, ट्रेलर देख लेते हैं कुछ भी, और बोलते हैं हाँ यार सही बोल रहे हो। तो कहाँ नेटफ्लिक्स पे है, अमेजन पे है, जी पे है, सर इस पे है, आज देख लेता हूँ रात को, वो तुरंत शुरू भी हो जाते हैं। तो इतना इजी उपलब्ध हो गया। ये बीमारी भी है, ये प्रॉब्लम भी है, और एक तरीके से इन्होंने हमारे जीवन को आसान भी कर दिया। अब इसमें क्या हुआ सर कि एक समस्या आई ये कि लोगों का ना लोगों की क्राइसिस ज़्यादा हो गई, लोगों के नीड्स ज़्यादा बढ़ गए, लोगों को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। 2 रोटी 1 रोटी की बात नहीं है, अब ज़्यादा वो हुआ। हर आदमी पैसा कमाने के लिए भागना शुरू किया, और हर आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए। काम नहीं करेंगे तो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे में समय छोटा पड़ गया, ज़रूरतें बढ़ गई। हाँ ज़रूरतें बढ़ गई सर, समय छोटा पड़ गया। अब सिनेमा हॉल तक पब्लिक को खींच करके ले जाना फिल्म मेकर्स के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और थिएटर वालों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट काम है, चैलेंजिंग काम हो गया। 2 घंटे तक आप थिएटर पर ला करके रोकेंगे, आधे घंटे पहले ऑडियंस आएगा, लाइन में लगे या जो भी हो, और टिकट लेगा, और उसके बाद पिक्चर देखेगा 2 या 2.5 घंटे तक। ये अब बहुत डिफिकल्ट काम है, लोगों के पास टाइम नहीं है। चलते रास्ते में मैं ट्रेन में जाता हूँ ऑब्जर्वेशन करने के लिए, लोकल ट्रेन में हर आदमी है मोबाइल में फिल्म देख रहा होता है। उनको पता है कि अंधेरी से नाला सोपारा जाने में 45 मिनट लगेगा, 45 मिनट में वो आधी फिल्म देख लेता है, फिर सुबह में जब निकलता है तो आधी फिल्म देख लेता है। ऐसा करके सबसे बात करता हूँ, बोलता है मैं तो 100 फिल्में देख लिया, मैं फिल्म नहीं देखता था कभी भी। वाह। बूढ़े बूढ़े लोग देख रहे हैं सर। बोला कि चाचा आप तो आपको, अरे फिल्म तो हमारा देखे हुए बहुत समय हो गया था, 30-40 साल हो गए, ये मोबाइल हमको बेटा दे दिया और इस पर फिल्म डाल देता है, और ये देखो ना पता नहीं हो कि फिल्म डाला नहीं, OTT चालू करके दे दिया है। बोला हाँ तो इसी पे मैं देखता हूँ। क्या देखता हूँ? जो मिल जाता है वही देख लेता हूँ मज़े की बात है, और वो एंटरटेन कर रहे हैं। अब समझिए सर कि आप ऐसे में थिएटर को सर्वाइवल कैसे मिलेगा। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि इस पर कोई नहीं सोच रहा है। सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं सर, नहीं सोच रहे हैं। मैं 2 साल से इस बारे में बात कर रहा हूँ, लगातार बात कर रहा हूँ। 2 रेफरेंसेस दूंगा। अगर ना सोचते ना तो ट्यूसडे के दिन 100 रुपये में टिकट नहीं ऑफर करते, 1 पे 1 फ्री नहीं देते, कई सारी स्कीम्स नहीं चलाते। सर फ्री देने से नहीं होगा सर। सोच रहे हैं, उनका तरीका राज्य सर फ्री देने से नहीं होगा। जब तक कि पूरी सोसाइटी, सिनेमा की सोसाइटी, इवन स्पोर्ट बॉय से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक एक साथ बैठ करके और इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि 100 साल पे एक बार धर्म का पर भी बातें होनी चाहिए। धर्म संसद जो शिकागो में विवेकानंद जी के समय में हुआ था, तो 100 साल 150 साल हो गए, तो अभी फिर से अमेरिका ने ये सजेशन रखा था कि धर्म संसद करने की ज़रूरत है। उसमें दुनिया के सारे धर्म को, ये ज़रूरी होता है बैलेंस। कई सारे धर्म में डाइल्यूशन आ जाता है, डाइवर्जन आ जाता है, तो ये सब करना चाहिए। तो लेकिन नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम। भारत में कोशिश किया गया कि एक बार धर्म संसद रखते हैं, तो इसी तरीके से एक बार सिनेमा का संसद क्यों नहीं होगा। तमाम चीज़ों पे बात हो रहा है, ये सिनेमा वाले हैं वो गली मोहल्ले की बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। अरे तुम जो काम करना है उस पर बात क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, या फिर तुम डरते हो, या फिर तुमको ये लगता है कि मैं बोल दूंगा तो सिनेमा वाले लोग मुझे काम नहीं देंगे? तुम हो म्यूजिक डायरेक्टर, तुम हो फिल्म मेकर, तुम हो राइटर, और तुम लिख रहे हो साला एक पॉलिटिशियन को गाली दे रहे हो। तुम अपना तो काम कर नहीं रहे।
तुम जो करना चाहिए वो करते नहीं, उस पर बात नहीं करते। एक बार हम सब मिले तो सही, हम सोचे तो सही। आपने बोला ना, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ सर कि 100 रुपये की टिकट अच्छी बात है। अरे हम जाते थे 2 रुपये 5 पैसे में फिल्म देखने के लिए जी, और 12 रुपये की बल्कनी होती थी। आज 100 रुपये की टिकट दे करके, मैं मेकर हूँ, मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ कि नहीं 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 लॉस है। मेरी फिल्में भी लॉस में जाती है और मुझे दुख भी होता है कि मेरी फिल्म लॉस में चलेगी, पर मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपये में आप टिकट दे करके कोई एहसान नहीं कर रहे हो। आपकी फिल्म का रेट ही 100 रुपये है, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे वो कल की हो या कोई ऐरा गैरा 3rd क्लास की फिल्म हो, वो वही है, वो होना चाहिए। पर कैसे, ये चलिए ये तो आपकी बात मान लिया, अच्छी बात है, पर सर जब तक हम सारे बैठ करके इस पे लगातार 15 दिन तक इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे और डेडिकेटेड नहीं होंगे, तब तक थिएटर को, सिंगल थिएटर तो चला ही गया है, मल्टीप्लेक्स के भी दिन आ जाएंगे बहुत जल्द। बिल्कुल, और मुझे बहुत दुख के साथ रोते हुए रोना आ रहा है, और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भैया समय रहते हम सब नहीं जागेंगे ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते सर। 5G आया है ना, ये स्थिति है, 6G आने दीजिए। 6G के आते आते ना हर आदमी है वो ऐसे, वो LED भी खत्म हो जाएगा, LED भी नहीं रहेगा। किसी भी वॉल पे आप फिल्म देखिए, किसी भी वॉल पे देखिए, वो आ गया ना, आप देखिए ना, कलर्स में आप हाँ आ गया ना, चश्मा लगा के फिल्म नहीं नहीं सर, नहीं चश्मा नहीं सर, देख सकते हो। नहीं, वो मैकिन्टॉश ने, वो एप्पल ने लॉन्च कर दिया है, आपको चलते फिरते आप फिल्म देखिए थिएटर की तरह, यू कैन फील यू आर पार्ट ऑफ द स्क्रीन। तो फिर आप क्या कर रहे हो सर? अगर आपको अभी भी ईगो लेकर के बैठे हो कि नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूँ, नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ा मेकर हूँ, मेरी फिल्में देखने कोई नहीं आएगा तुम्हारे फिल्म देखने के लिए। तुम हो क्या? हु आर यू? तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी अस्तित्व मिटने वाला है, मेरा अस्तित्व मिटने वाला है अगर मैं नहीं जागूं और अलर्ट नहीं हूं तो बोलेगा क्या करोगे वरदराज? सर आप क्या करोगे सर? मैं आपसे पूछ लेता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो? इतनी सब जानकारी होने के बावजूद 2 सवाल है, आगे क्या करने वाले हो बाद में? ये माझी जैसी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपने चुनी कैसे? एक आदमी पहाड़ के बीच में है, ये आइडिया कहाँ से आई और उस पर हिम्मत कैसे की लिखने की, और कौन आपको सपोर्ट करने के आसानी से मिला या उसकी भी कोई जदोजहद की कहानी है? सर तीन सवाल हैं आपके इसके अंदर, और तीनों को मैं 3 पार्ट में बड़े अच्छे से कोशिश करता हूं कि बताऊं। सबसे पहले कि दशरथ मांझी जो है उनके बारे में तो हम बचपन से जानते थे, क्योंकि वो हमारे एरिया के पास के ही हैं, तो उनके बारे में जानने जैसा कुछ नहीं था। मेरे छोटे भाई ने बहुत पहले उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया हुआ था। वो छोटा कैमरा VHS कैमरा लेकर के गया और बनाया था। लोग जाते रहते थे कि कोई आदमी एक पहाड़ तोड़ रहा है 10, 15, 20 साल से और रास्ते बना रहा है, तो एंटरटेनमेंट के लिए भी जब जाना होता था तो लोग जाते थे, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके अलावा जो लैंग्वेज है वो हमारी समझ की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को हम जानते हैं, हम बचपन से बोला करते हैं उस लैंग्वेज को, तो वो भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। रहेगी बात कि सर सबसे बड़ी बात आपने कही जो पैनिक भी है और बहुत ही बहुत बोलूँगा कि बहुत संवेदनशील आपके जैसे लोग होने चाहिए इस तरह के सवाल पूछने के लिए, या पता नहीं आपके जाने अनजाने आपके जहन में आ गई बात पूछने की। तो मांझी जैसे फिल्म सर सब लोग नहीं बना सकते। करेक्ट, क्योंकि ये इसकी पूरी एक कहानी आपको बता दूंगा। मांझी जैसी फिल्म कौन करेगा सर, आप बताओ। आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं किसी बड़े आर्टिस्ट को ये कहूँ कि पूरी फिल्म में तुमको 2 घंटे 2.5 घंटे तक बोरा सेक्स जूट का बोरा पहन, यही तुम्हारा कॉस्ट्यूम है, और टीने का चप्पल दूंगा पहनने के लिए, वो भी मतलब धागे से बंधा होगा और कोई कॉस्ट्यूम नहीं होगा, और तुम्हारी दाढ़ियाँ बड़ी होगी और तुमको डिफेस्ट एकदम हॉट टेम्परेचर में काम करना होगा, मिराज ऐसे तलता रहेगा कैमरे के सामने, वैसे में काम करना होगा। कोई तैयार होगा क्या आज के डेट में? नहीं। अभी की फिल्म है ये सर हमारी मांझी, कोई मतलब 50-25 साल पहले की फिल्म नहीं है। और दूसरी बात, अब ये तो आर्टिस्ट की बात हो गई, हुआ है मेरे साथ इसलिए ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, कोई प्रोड्यूसर, और क्या है ये, एक आदमी है और चिजल है, हैमर है और पहाड़ है, साला 2 घंटे तक तुम लोग खींचोगे कैसे? कोई एंटरटेनमेंट नहीं, ड्राई पत्थर तोड़ रहा है,
क्या है कहानी है, ना तो कोई खास बात है ना कोई बहुत ही लाजवाब। एक बार दिखा दोगे पहाड़ को, लोग खुश हो जाएंगे। पहाड़ को कितना दिखाओगे, पत्थर को क्या दिखाओगे, उसमें से क्या इमोशन निकालोगे? अरे पागल हो गए, वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, मैं तो नहीं लगाता। फिर सर दूसरी चीज़ आती है कि डायरेक्टर जो कि केतन मेहता जी, मैं सैल्यूट करता हूँ कि अगर बार बार सर अगर आपको कोई हेल्पलेस कर दे, डिमोरलाइज कर दे, तो आपका भी मन फ्लैक्चुएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि यार सच में यार लगता है साला मैं गलत जा रहा हूँ, छोड़ दो, नहीं करना है। केतन मेहता जैसा आदमी ही 112 करोड़ का मंगल पांडे भी बना सकता है, सरदार भी बना सकता है और मांझी भी बना सकता है। और मेरे जैसा जिद्दी आदमी ही जा करके उस गांव में, दशरथ मांझी के गांव में बारिश में 5 महीने रह करके, और फटे दाढ़ी बढ़ी हुई है, बिखरा हुआ है बाल, खाने को पता नहीं कौन देगा नहीं देगा, और रिसर्च करके और माइन करके कहानी को ला सकता है। किसी में ताकत नहीं है और करना चाहिए। मैं सबको बूस्ट अप करता हूँ कि आपको कहानी कहनी है तो आपको रिसर्च करना होगा, और इस पे जब तक आप सिंक डाउन नहीं होगे, उसमें डूबोगे नहीं, तब तक आप निकाल नहीं पाओगे। बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि आप एक ऐसे इंटीरियर नक्सल प्रभावित एरिया के गांव में जा करके, और आप किसी को बताते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों क्या कर रहा हूँ, और गांव में 50 अगल बगल के 150 गाँव में जा करके और लोगों से कि दशरथ मांझी के बारे में बताओ, तुम तो रिश्तेदार हो, तुम तो वो हो, तुम तो उनके साथ रहे हो, बताओ। फिर उसको नोट करना, वीडियो बनाना, कम से कम 100 घंटे का वीडियो है मेरे पास, वाह, लोगों के लिए हुए। फिर उसमें से सबको ला करके फिर उसको सेलेक्ट करके फिर बैठ करके स्क्रिप्ट का शेप देना कंटिन्यू। फिर सब होने के बाद आर्टिस्ट के पास जा करके नरेशन दिया, नरेशन देने के बाद बोला आई डोंट लाइक यार दिस काइंड ऑफ रूरल कैरेक्टर। क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, आई वांट टू डू समथिंग न्यू और स्टाइलाइज। बोले कल तक तो यार तुम कर रहे थे आर्ट हाउस की फिल्में, आज एकदम से तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? बोला हाँ यार बोला था पर अभी मन बदल गया। ओके। फिर दूसरे के पास जाते हैं, बोलते हैं सर मुझे कैरेक्टर तो अच्छा लग रहा है पर मैं इस कैरेक्टर का एक्सेंट नहीं जी पाऊँगा, जो वो बोलता है उसके स्टाइल को नहीं रख पाऊँगा। फिर कोई बोल रहा है कि सर मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि ये क्या कैरेक्टर है, किस तरह का कैरेक्टर है, क्यों है इसमें, तो सर कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस वो पत्थर तोड़ रहा है, पहाड़ तोड़ रहा है। अंत में ये हालत हो गई कि हमें कोई मार्केट का बड़ा आर्टिस्ट नहीं मिला सर, सच बात ये है। और मैं केतन जी के साथ में बैठ करके ऐसे मतलब एक दूसरे के आंखों को, वो भी बेचारे बहुत कम बोलते हैं, मैं भी बहुत ऐसे, ये तो आपसे बात करनी है तो इसलिए मैं बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरे दिन में बहुत कम बोलता हूँ, ज़रूरत नहीं होती मुझे। मेरे ख्याल से हफ्ते की कोटा मैंने ले लिया। हफ्ते नहीं, आपने महीने का कोटा ले लिया। महीने दिन तक मुझे कोई बुक्स पढ़ करके फिर से वो भरना पड़ेगा, तो क्या करें। फिर दिमाग में आया, प्रोड्यूसर के पैसे का कम भी वही स्थिति थी, कोई भी तैयार नहीं। एनएफडीसी ने हमारी फिल्म को सपोर्ट किया, आपको पता होना चाहिए, और शायद अगर एनएफडीसी नहीं आती तो नहीं बन पाती सर। और तो ये हो गया, तो यार कोई फिर समझ में आया कि सर कि कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं करेगा, ये समझ में आ गया 4 महीने के बाद। एनएफडीसी जब आई हाँ जी सर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर, हाँ, ये केतन साहब के वजह से आई या स्टोरी की वजह से आई? नहीं ऐसा बड़ा कड़वा सवाल है। नहीं ये ठीक है, आपका सवाल अच्छा है, कड़वा क्या पूछा जाना चाहिए। केतन जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने एनएफडीसी में के लिए काम किया हुआ है, पर एनएफडीसी एक बहुत ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, और ऐसा नहीं है कि अगर कि उन्होंने केतन जी की वजह से दे दिया, काम की वजह से दिया। जैसे आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूं कि मैं राज जी को अगर बोलूँगा तो वो मुझे एग्जैक्ट कास्ट करके दे देंगे। पर ये मैं कहूँ कि नहीं, मैं ये काम राज जी की वजह से उनको दिया हूँ, नहीं। मैं एक बात ये हो गई सर। दूसरी बात ये है कि उस स्क्रिप्ट में इतना पावर था कि जब एनएफडीसी के लोगों ने, मतलब उनकी स्क्रिप्ट कमेटी ने जब उसको पढ़ा, स्टडी किया,
तो उनको मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि ये पिक्चर बननी चाहिए और इसको बनाया जाए। अगर सर NFDC अगर केतन जी की वजह से दे ही देती तो उस पिक्चर के बाद और भी केतन सर के पास या हमारे पास कहानियाँ थी, दूसरी पिक्चरें क्यों नहीं दे दी? तो मैं नहीं मानता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि केतन जी ने पहले से NFDC में काम किया था, इसलिए उनके ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता था कि ये कि इनको या उनके ऊपर कोई वो जूरी है या कमेटी है, वो ये नहीं कि आप कैसे बनाएंगे या क्या करेंगे। ऑलरेडी सरदार बना चुके थे और काम वही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा उनका भी बैकग्राउंड की वजह से एडिशनल सपोर्ट हाँ, ये वो तो होता ही सर, वो तो होता है। ऑडियंस को मुखातिब करूँगा, बात समझ रहे होंगे। स्क्रिप्ट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ इज़ अ माई बाप। यस, स्क्रिप्ट में दम है तो यशराज भी तैयार हो जाता है, हाँ जी, धर्मा भी तैयार हो जाता है, NFDC भी तैयार हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद तो ये हुआ सर। अभी उसकी छोटी सी और 2 मिनट में ख़त्म करूँगा आपको आपके सवालों का कि प्रोड्यूसर नहीं मिले तो NFDC आया। अब आर्टिस्ट नहीं मिले तो हमारे सामने वही समस्या थी कि क्या करें। बड़े आर्टिस्ट तो मिलेंगे नहीं, मिल ही नहीं रहे हैं। बड़े आर्टिस्ट से नीचे भी जो सेकंड B C नीचे अभी जो लॉन्च हुए, अभी A में चल रहा है, A में जाने की तैयारी में है वो भी कहना नहीं हम नहीं करेंगे, हमारा करियर खराब हो जाएगा सारा, ये कौन सी फिल्म है। तो ऐसे में फिर हमको मजबूर होकर के नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेना पड़ा। राधिका तो अभी बड़ी मुश्किल से एक आध छोटी फिल्में लेकर के आई थी, बाकी तो नहीं था। तो बन गई। बनने के बाद लोगों को रिलीज के समय में एहसास हुआ कि यार ये बहुत बड़ा बिग मिस्टेक है। ये लोग आए तो थे मेरे पास, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। They must have regretted probably कि हमने हाथ नहीं रखा। बाद में तो सर जिन लोगों का, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, कि बड़े आर्टिस्ट के पास मैं गया था, जाकर के नरेशन दिया था। और मैं नरेशन सर, मैं पक्के गुरु का चेला हूँ। नरेशन मुझे जिस गुरु ने मुझे सिखाया है ना, मतलब आपको विजुअल दिखा दूंगा, पूरी पिक्चर चलती हुई दिखेगी, बैठे बैठे पहले पिक्चर देख लो। पूरी पिक्चर दिखेगी। और मैं आंखों में झांकता रहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो उसके ब्रेन तक जा रहा है या नहीं, ग्रास्प हो रहा है कि नहीं। हाँ, नहीं तो मैं उसको मेरे पास ये पता नहीं कैसे है, मैं एक ही सीन को इतना तोड़ दूंगा कि मैं नीचे तक आपको ला दूंगा कि उसको कहने का तरीका देख रहा हूँ कि इस कप के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं विजुअल बन रहा है तो इसके 100 विजन बताऊंगा कि ऐसा वाला कप जो होता है ना, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, वो जो कुछ नहीं होगा तो लास्ट में बोलूँगा कि अरे यार, जब कोई लोग मीटिंग में या कभी बैठते हैं तो वो अपने कंपनियों का वो लगा करके ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे प्रमोट करते हैं। तो वो बैठते हैं ना, एकदम 100% ब्रेन में ला दूंगा कि ये है कलर पैलेट तक। हाँ जी सर, बहुत मेहनत मैं करता हूँ इसके लिए। और कभी भी मुझे नरेशन देना होता है तो मैं 5-10 दिन तक मौन हो जाता हूँ। कई बार तो ऑफिस में नहीं जाऊँगा, 5 दिन तक गायब। ऐसे मेरा ये ट्रैक रिकॉर्ड है पूरे सिनेमा इंडस्ट्री में। आप किसी भी बड़े से बड़े लोगों से पूछेंगे, बोलेंगे वो तो गायब हो जाता है नरेशन के बाद। नहीं, किसी भी, जैसे आप मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोलोगे ना, तो मालूम हुआ कि आज बात हो गई, सप्ताह हो गया, आपको कुछ नहीं बताऊंगा, 15 दिन गायब। आप घबरा जाओगे, बोलोगे सर यार क्या हो गया, ये भाग गया, फोन बंद, सब कुछ बंद, कुछ नहीं, भाग गया क्या। 15 दिन के बाद आऊंगा बड़ा सा बम लेकर के, मिसाइल एकदम हो गए। हाँ, लो भाई, और फिर उसको रखूंगा। जिन लोगों को नरेशन दिया था वो लोग बाद में मिले मुझे और बोला यार काश मैं तुम्हारी बात मान लेता और ये पिक्चर कर लेता, आज मेरे नाम होती ये फिल्म। अच्छा, बहुत लोगों ने कोशिश किया उस फिल्म को, मतलब एक तरीके से एक सिनेमा इंडस्ट्री में पता नहीं लोग हैं, वो क्रिटिसिज्म की एक टेंडेंसी रही है, एक रहा है। मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता, पर लोगों में एक रहा है कि यार अच्छी भी फिल्में हैं तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए चल क्या फिल्म है वो। काफ़ी साल हो गए ये सब। हाँ, माझी कभी आई थी? माझी आई थी 2015 में सर। 5 साल 6 साल 21 और 23 2 फिल्में बनी। इतना समय क्यों लिया? मैं दूसरों का काम कर रहा था ज़्यादा। ओके। मेरे ऊपर मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ,
मेरी दिक्कत क्या है कि मैं लोगों के हेल्प करने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। मैं सोचता हूँ यार मेरी लाइफ तो एक ही बार के लिए, दोबारा वरदराज स्वामी बन करके मैं पैदा होने वाला नहीं हूँ। वो तो सीधी ये शरीर मुझे एक बार मिला है, एक ही बार में काम। आध्यात्मिक आदमी हूँ, आस्था में विश्वास है, धार्मिक रूढ़िवादी परंपराओं में विश्वास नहीं है। मैं ढोंगी आदमी नहीं हूँ, किसी धर्म मजहब में विश्वास नहीं करता, आस्थावान व्यक्ति हूँ। तो मैं लोगों ने बोल दिया, अगर आपने बोल दिया कि यार एक स्क्रिप्ट है बहुत दिनों से फंसा हुआ है यार, इसको थोड़ा कर दो, तो मैं उसको हाँ बोल दिया। तो तब तक करता हूँ 6 महीने तक उसी में लगा रहूँगा। क्या मिला नहीं मिला, पैसे वैसे कोई मतलब नहीं होता है, तो कर दूंगा और करके दूंगा और दी बेस्ट करके दूंगा। तो मेरे जो आपका जो सवाल है, इतना टाइम लगा, मुझे ऑफर तो सर बहुत पहले ही मिल गया था पिक्चर करने के लिए, पर जो हालात ऐसे थे कि अब जिसको अब आपको मैंने कोई प्रॉमिस किया हुआ है, और रेस्पेक्टेड लोग थे इंडस्ट्री के, बहुत रेस्पेक्टेड लोग थे, उनको एकदम से कैसे ना बोल देंगे। सपोज हम दोनों को बात करना है, 11 बजे मैंने बोला है, मैं 2 बजे आऊँगा या फिर ना बोल दूँ अचानक, तो किसी का पूरा सेटअप, किसी के जो पूरे टेक्नीशियंस हैं, एनर्जी, समय शक्ति और पैसा तीनों बर्बाद हो गया ना। सही। तो ये एक वजह रहा कि मैं थोड़ा लंबा टाइम लगा, लेकिन जब मैं शुरू हुआ तो 24 की क्या तैयारी है? 24 पे काम कर रहा हूँ सर। बहुत थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है जिस पे हम लोग बात कर चुके हैं, फिर दोबारा बात नहीं कर सकते हैं। सिनेमा ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, एक संक्रमण काल पता नहीं, ये थोड़ा हिंदी का कठिन लैंग्वेज है, प्योर वर्ड है, लेकिन एक फेज होता है। जब सिनेमा 1984 में टेलीविज़न आया तो उस समय सिनेमा को हल्का सा एक स्लाइटली 2% का झटका आया। VHS आ गया और लोग VCR लगा करके घरों में फिल्म देखने लगे। 10-10 रुपये का कैसेट वो VCR का वो VCP, वो क्या बोलते हैं, VHS ला करके और घरों में पूरी फैमिली गांव के गांव देख लेते थे। 10 रुपये में काम हो गया। हाँ, तो देख लेते थे। उसके बाद एक और विकराल रूप शुरू हुआ कि आपको याद होगा कि ये आप गोरेगांव से लेकर के वो मालाड से लेकर के आदर्श नगर तक 100 वीडियो हॉल थे। याद आता है क्या आपको? सर मैं उसका हिस्सा रह चुका हूँ। अंधेरी के इलाके में, सिर्फ अंधेरी, आप तो मालाड और ये बोल रहे हो, खाली अंधेरी की बात करता हूँ। वर्सोवा से लेके हिरानादानी तक इज कॉल्ड अंधेरी, ईस्ट एंड वेस्ट। 400 लाइब्रेरी थी। 400 मतलब अभी अंदाज़ा लगाओ। आई वॉज डीपली इन्वॉल्व इन द ट्रेड, सो मुझे बाएं हाथ पे ये जो आदर्श नगर का जो अपना जो बहराम बाग का जो सर्कल है ना, वहाँ से वो जोगेश्वरी की तरफ जाता है, वहाँ से लेकर के और ये एकदम मालाड तक में कम से कम 200 वीडियो हॉल थे। क्या होता था कि जो, और ये इसलिए यहाँ का एग्जांपल दे रहा हूँ, बॉम्बे का गांव में भी हर गांव में 2 वीडियो हॉल खुल गए थे। वो सस्ता था, 5,000 रुपये का टेलीविज़न ले लो, 3,000 रुपये का VCR, 10 रुपये का कैसेट, और फिल्म दिखाओ 3 टाइम। तो उसने सिनेमा को लड़खड़ाया बहुत ज़बरदस्त। पूरा ऑडियंस जो सिनेमा हॉल तक, टाइम तो लोगों के पास थे, सब कुछ था, पर वो कन्वर्ट हो गया। हाँ, कि यहाँ 1 रुपये में फिल्म देखेंगे, वहाँ 10 रुपये लेता है, 1 रुपये में देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, फिल्म ही तो देखनी है, देख लिया। एक संक्रमण फेज था। उस समय लगा था कि यार सिनेमा का क्या होगा, पर सिनेमा डिजिटल नहीं था, इसलिए वो खड़ा हो गया, फिर खड़ा हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 साल का एक ऐसा डगमगाया और फिर खड़ा हो गया। इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत काम आएगा, और ये लोगों को ये हिस्ट्री है आपके, जो इस हम लोग की जो बातें हैं ना, ये एक तरीके से आपके जो आर्काइव का एक हिस्सा बनेगा, और इससे लोग भविष्य में जान पाएंगे कि ऐसा कुछ हुआ था। ये सिनेमा VCP का, इसके 10 साल के बाद CD और DVD आ गया, और CD DVD ने भी लड़खड़ाया, इसलिए कि एक DVD में 10-10 फिल्में होती थी। अच्छा, सिनेमा की क्वालिटी थोड़ी बढ़ गई, मतलब पिक्चर की क्वालिटी बढ़ गई, विजुअल्स अच्छे हो गए, साउंड की टेक्नोलॉजी अच्छी हो, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा 10% लॉस हुआ सिनेमा को। जब 2008-9 के बाद जब फिल्म
ऑनलाइन जो पेन ड्राइव डाउनलोड टोरेंट आया, टोरेंट ने से मालूम हुआ कि यार हम तो डाउनलोड कर सकते हैं दुनिया भर की फिल्में। वो जो हम पार्लर में जाते थे, डीवीडी पार्लर में, और वहाँ से फिल्में लेकर के आते थे, और वो मनमाने भाव से बोलते सर ये तो 1400 का मिलेगा और 2100 का मिलेगा। मैं दे दो भाई, ये बोला अमेरिकन डीवीडी अमेरिका से बन के आता है, दे दो भैया 2200 रुपये वाली ही दे दो, ख़राब नहीं होता है सर। वो ऐसे डीवीडी मेरे पास ना 2-4 हज़ार पड़े होंगे, मतलब समझ लिए 2-5 लाख रुपए में डीवीडी खरीदने में इन्वेस्ट कर चुके। और फिर एक दिन समय आया कि ऑफिस में आया, एक लड़के ने बोला सर डाउनलोड हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? देखा तो सर डाउनलोड हो रहा है। बोले बस करो, बंद करो, फ्री फोकट में मिल रहा है। तो हज़ारों हज़ार फिल्में डाउनलोड कर दिया, 3 लाख फिल्में मेरे पास पड़ी हुई है। अब एक समस्या ये हो गई कि हार्ड ड्राइव ले लेकर के मतलब फिल्म लगता था कि महंगा, हार्ड ड्राइव सस्ता है, तो ले करके हम 100 हार्ड ड्राइव भर डाला। अब लगता है इसको कहाँ फेंकूं, हार्ड ड्राइव जमा पड़ी है। हाँ, कहाँ पे। अब तब तक भी सही था, कोई दिक्कत नहीं था, फिर भी सिनेमा चल रहा था, थिएटर तक लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जैसे ही यूट्यूब और फिर ये चीज़ें आनी शुरू हुई, सिनेमा की उल्टी गिनती शुरू हुई, और कोरोना के बाद तो फिर वो तो अच्छा, तो संक्रमण काल आया, उस समय भी ट्रांजिशन फेज आया, ये भी ट्रांजिशन फेज है। सिनेमा तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की भूख नहीं मरेगी। मैंने पहले ही बोला है कि आदमी को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, शरीर की भूख, पेट की भूख और दिमाग की भूख। ये तीनों भूख चाहिए ही चाहिए, और ये ख़त्म नहीं होगा। ये सब गलत बातें हैं कि सिनेमा ख़त्म हो जाएगा, थिएटर हॉल ख़त्म नहीं, उसका प्रारूप चेंज होता है, लिटरेचर बदलता है, रंग रूप बदलते हैं, सब कुछ बदलता है। आपने ये क्या बोलते हैं, सिल्क का पहना, लेलन का पहन लोगे, उसके बाद कोई और पहन लोगे, नैनो टेक्नोलॉजी का, लेकिन कलर तो यही रहेगा जो पसंद है आपको। कपड़ा तो रहेगा ही, खाली फॉर्मेट चेंज हो जाता है। सही है। तो वैसे कुछ होना नहीं है। संक्रमण फेज से गुजर रहा है, इसलिए हम भी गुजर रहे हैं संक्रमण फेज से। और वहाँ पे वही बातें जो हम लोगों ने किया हुआ है कि भैया प्रोड्यूसर बोल रहा है ये लेकर के आ जाओ, वो लेके आ जाओ, उधर कुछ आर्टिस्ट हैं वो बोल रहे हैं मैं तो 75 करोड़ लूँगा, मैं तो 100 करोड़ लूँगा। अरे भैया अभी तो संभल जाओ, अब संभल जाओ, नहीं तो स्किप हो जाओगे, बदल लो, नहीं तो बदल दिए जाओगे। तो अच्छा, अब वही आपने बताया कि वो बड़े जो ऊपर बैठे हुए प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि उनको लेकर के आओ, पैसा देता हूँ। तो हम जैसे जो मेकर हैं, हम तो कोई बहुत बड़े मेकर नहीं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अपने, और हमको बहुत बड़ा मेकर बनना भी नहीं है, हमको वो बनाना है जो हम करना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारा रास्ता बिल्कुल अलग है, और हमको कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कि जिसके बाद लोग हमारे पे अफसोस हो। हमको बुढ़ापे में बैठ करके कभी सोचो कि लाओ यार, जो आज मेरी फिल्में मैं देख लेता हूँ, तो मैं कौन सी फिल्म देखूँ अपनी। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ बड़े बड़े जो मेकर हैं उनसे कि जब आप बूढ़े हो जाओगे और व्हील चेयर पर बैठे रहोगे, उस दिन अगर बोला जाएगा कि आपने तो 100 फिल्में बनाई है, कौन सी फिल्म बैठ करके देखोगे अपनी? बहुत सत्य बोल रहे हो। है ही नहीं, बनाया ही नहीं तुमने, तो फिर देखोगे कौन? क्या देखोगे? बनाया भी तो एक ही रंग की फिल्म बनाया, वही बातें, वही चीज़ें, कितना देखोगे तुम? राइटिंग की कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से हो भी नहीं सकती, शायद नहीं होती सर। आप नहीं, क्योंकि राइटिंग दिल से आती, दिमाग भीतर से आती, किसी को भी उसको समझना और उस विषय में घुसना इंडिपेंडेंट है। पढ़ाया जा सकता है, ग्रामर बताया जा सकता है, चीज़ों को बताया जा सकता है, टेक्निकल टूल्स बताए जा सकते हैं, नट एंड बोल्ट्स बताया जा सकते हैं कि यहाँ ये इस्तेमाल करो, यहाँ पे डिजॉल्व डालो, यहाँ पे फेड आउट डालो, यहाँ पे कट्स डालो, यहाँ पे इसको सुपर इम्पोज कर दो, यहाँ पे मोन्टाज क्रिएट कर लो, यहाँ पे ये कर लो, वो कर लो, ये सब पढ़ाया जा सकता है। ये टूल्स हैं, ये टेक्नोलॉजी है। पर जो आपने बोला कि ये भीतर से आता है, भीतर की जर्नी, इंटरनल जर्नी है, एक्सटर्नल जर्नी नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूंगा, पढ़ने की जरूरत है। ग्रामर तो वही राम इज गोइंग टू स्कूल जानना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जानना है आपको, तभी आप जानोगे कि इसमें कॉजेटिव वर्ब है कि इसमें इन्फिनेटिव वर्ब है। ये सब आपको पढ़ना है, जानना है। जानेंगे तो फेस कर पाएंगे, जानेंगे तो खेल लेंगे, चीज़ों से खेल लेंगे। अगर जानेंगे तो आप अगर अच्छा ड्राइवर है, किसी ने आपको गाड़ी चलाना सिखाया है, तो आप खेल लेंगे, प्ले कर लेंगे। हिट होता है, फ्लॉप होता है, अलग बात है। पर टूल मालूम है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है,
पर जो लिटरेचर है, जो 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 डायलॉग है, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, तो ये जो है ये तो भीतर से आता है। आपको पता होना चाहिए। मैं जब ये सब लिख रहा था तो मुझे 104-105 टाइफाइड का बुखार था। मुझे पता नहीं था, मैं एकदम कंप्लीट बेहोशी की हालत में मैंने लिखा था ये सब। और वो गैस मतलब हाथ सर एकदम पूरे, मतलब टाइफाइड होने के बाद मालूम है कितना ठंडी लगती है। मतलब दांत ऐसे, गर्मी के दिनों में दांत ऐसे कड़कड़ कड़कड़ बज रहा है, कंबल डाल करके ओढ़ा हुआ हूँ, गैस चूल्हा जला करके और नीचे रख दिया है उसको, मतलब बैठा नहीं जाता था, और वो सेक रहा हूँ, होश नहीं है, और वो पेंसिल लिया हुआ हूँ और लिखे जा रहा हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तो राजनीति है मुखिया जी, एक बार चुनाव जीते नहीं कि घर सब मरमर हो जाता है। तो बाद में लोगों ने पूछा कैसे लिखा, मैंने बोला मैं बेहोशी की हालत में लिखा, मुझे पता नहीं कोई एक लिखवा रहा। हाँ, कोई एक, अच्छा ये सब सच बात है सर। आप कोई कास्टिंग करके किसी को देते हो ना, आपके नज़र में 100 लोग आए, उसमें से एक आदमी क्लिक कर गया, आपसे आप नहीं कर रहे हो, कोई एक है जो आपसे करवा रहा है। सही। न्यूटन ने बोला है, आइंस्टीन ने बोला है, थॉमस हार्डी ने बोला है, जॉर्ज डब्ल्यू बर्नार्ड शाह ने बोला है, महर्षि व्यास ने बोला है, धर्मवीर भारती ने बोला, मोहन राकेश ने बोला है, अज्ञेय ने बोला है, हरिवंश राय बच्चन जी ने बोला है, दिनकर ने बोला है, किसकी बात, जेम्स कैमरॉन ने बोला है, और क्या बोलते हैं, सैमुअल बेकेट ने भी बोला है, चेखव ने, इब्सन ने बोला है, जापाल सार्त्र ने बोला है, सब ने बोला है, अरस्तु ने बोला है। मैंने इसको एक शब्द, आसान शब्द, सही समय पर सही जगह पर अगर आप पहुंच गए, हाँ, काम बन जाता है। हाँ जी सर। तो पहुंचाने वाला कौन? और लेखनी जो है ना सर, ये जरूरी नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि जो बिल्डिंग में जो गारा, जो वो क्या बोलते हैं, ईंट ढोता था एक लड़का, वो बहुत अच्छा पोएट था। और बर्तोल्ट ब्रेस्ट सबसे अच्छे एग्जाम्पल है, सैनिक थे जी, बहुत अच्छा, दुनिया के सबसे अच्छे राइटर। भिखारी ठाकुर, दुनिया के बोलते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भिखारी ठाकुर को। तो शेक्सपियर से तुलना की जाती है, मैं कहता हूँ शेक्सपियर से आगे है भिखारी ठाकुर। बेकार का ये तो अंग्रेजों का फैलाया हुआ है। हाँ, रायता फैलाया हुआ है। और आप तो और उनको बोलते हैं कि क्या वो संस्कृत के एक वो है अभिज्ञान शाकुंतलम जिन्होंने लिखा है जी, तो उनको तो आप ऐसे तुलना करते। हमारे देश में लिटरेचर बहुत आगे था, बहुत आगे था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस तरह के नहीं, वो लोग भी आगे थे, उन्होंने भी अपने लिटरेचर को लिखा, लेकिन आप हर बार हमें छोटा करके आप बड़े मत कीजिए। हमको भी रेस्पेक्ट दीजिए, हमको भी रेस्पेक्ट दीजिए। आपको जैसे हम अगर आइंस्टीन को सैल्यूट करते हैं तो हमारे कणाद ऋषि को भी आप लोग सैल्यूट कीजिए ना। सही। अगर हमारे देश में अगर विमान के बारे में हजारों साल पहले विमान शास्त्र लिखा हुआ है, तो हम आपको राइट ब्रदर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, खैर तो खैर ठीक हो गया, ये बातें हो गई। एक आखिरी सवाल दिमाग में चल रहा है, एज अ राइटर अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट लेते हो तो बड़े पर्दे के लिए अगर कोई विषय लिखना है, हाँ जी सर, या छोटे टीवी के लिए लिखना है, तो आपकी लिखावट में फ़र्क आएगा कि आप वैसे ही लिखोगे जैसे आप हमेशा बड़े पर्दे ही सोच के लिखते हो? नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो वही टूल्स की बात है ना, ये टूल्स है और आपको हमेशा अपने प्रोड्यूसर्स, अपने जो डायरेक्टर्स, अपने प्रोडक्शन हाउस के रिक्वायरमेंट्स और चैनल्स के, अब सीरियल्स जब भी आप लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सीरियल का फ्रेम क्या है, उसका कैनवास क्या है, उसका रेंज क्या है और कितना। अगर आप फिल्म की तरह लिख देंगे तो वो तो बन ही नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा। सिनेमा का कैनवास बहुत बड़ा होता है, सिनेमा एक इन्वेंशन है, खोज है। सीरियल एक दायरा है, एक लिमिटेड दायरे में आप कहानी के साथ खेलवाड़ कर सकते हैं, बातों के साथ, डायलॉग से खेल सकते हैं। सिनेमा डायलॉग का खेल नहीं है सर, सिनेमा होती हुई एक्टिविटीज़ है, सब्जेक्ट है। तो आप मेरी फिल्म में या मेरे लिखी हुई स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी जो बात होती है कि उसमें शब्द नहीं होते, डायलॉग नहीं होते। मेरी तो एक कांस में पूरी फिल्म है, वो बिना डायलॉग की फिल्म है।
एक शब्द डायलॉग नहीं, लेकिन आप दुनिया के कोई भी आदमी देखेगा समझ लेगा। ऋग्वेद का पूरा जो निचोड़ है वो उस फिल्म में, कौन सी शॉर्ट फिल्म? द एंडलेस। द एंडलेस। हाँ जी सर, वो पूरा जो धर्म का जो निचोड़ है उसमें है। बोलते हैं ना कि जो संतुष्ट रहना चाहता है उसको थोड़े में संतुष्ट हो जाएगा, और जो जिसको असंतुष्ट रहना, डिससेटिस्फाई, उसको दुनिया का कुछ भी नहीं। हाँ, वो उसी पे है। तो सिनेमा में बहुत ज़्यादा मतलब मैं जो करता हूँ तो कोशिश करता हूँ बहुत कम डायलॉग हो, आंखों से देखिए, होती हुई फिल्में करना चाहता हूँ, चीज़ें हो रही है आप देखिए। उसके लिए ये कहना है मैं सर मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने पानी पी लिया, इसके लिए ये कहने की ज़रूरत नहीं है अच्छा सर ऐसे वैसे नहीं, मेरी दुनिया अलग है, मेरे कहने का तरीका अलग है। मैं क्यों डायलॉग भाई, इसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्या है? अगर आपके मतलब बैठे बैठे यहाँ वो हो गया तो यार बहुत दर्द हो गया, ये करने की जरूरत नहीं है। आप बात कर रहे हो थोड़ा सा ऐसे हो लीजिए, स्लाइटली एक एक्सप्रेशन लाया, हो गया, बात खत्म, आंखों में देख लिया, बात खत्म। तो मैं इस दुनिया से आता हूँ, बेहद रियलिस्टिक नेचुरलिस्टिक स्क्रिप्ट लिखने के लिए जान जाता हूँ। तो सीरियल में तो आप नहीं कर सकते, करेक्ट, बहुत मुश्किल काम है। सही। तो सीरियल, अच्छा ये भी देखना होगा कि भैया हमको अपने प्रोडक्शन हाउस के जो बजट हैं, वो बजट है वो स्प्रेड ना हो, बढ़ ना जाए, तो फिर वो स्क्रिप्ट ही खराब हो जाएगी। फिर वो चैनल वाला बोलेगा कि यार ये राइटर है वो हर बार कुछ बढ़ा देता है। तो लिखने का मतलब आप टैलेंटेड हो तो आपको हर तरफ से टैलेंट होना चाहिए। ये मतलब नहीं हुआ कि आप बहुत टैलेंट हो तो आप ईगो में मेरा कलम उठाया और लिख दिया। 2 रुपये का स्याही 1 रुपये का पेज, आपको जो मर्जी लिख दो, हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर को लड़ा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? पर वो बनाएंगे कैसे, नहीं सोचते सर, नहीं सोचते। ये समस्या है। आपके सवाल बहुत सही, एकदम बिल्कुल 100% ये होना चाहिए। इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। आप पहले आदमी हो जो इस पे बात आपने करने की हिम्मत की, और कि सीरियल्स और कोई बात नहीं करना चाहता। इस पे बातें होनी चाहिए, राइटिंग पे बातें होनी चाहिए। कोशिश यही जारी है कि ऐसे व्यक्ति से बात करूं जो कुछ समाज को दे पाएं, और आगे के जो आने वाली जो पीढ़ी है, शायद आपकी पॉडकास्ट आज ना चले, आपकी और मेरी बात आज कोई नहीं सुने, हो सकता है 3 साल बाद 4 साल बाद इसी को रेफरेंस लेके भी शायद माना जाएगा। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने एक ड्यूटी किया ना, मेरा काम कर रहा हूँ, आपने अपनी शेयरिंग की। ये इस क्राइसिस में तो कभी रहना ही नहीं चाहिए कि हमने जो किया है वो उसको कौन देखेगा और कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, इसके बारे में भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं यार इस आदमी से ये सवाल पूछूंगा, इसको बुरा लग जाएगा, या फिर मेरे से तो कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ ठीक है, एक बातचीत चल रही है, हमने अपना विचार रखा है, दुनिया में भांति भांति के विचारधारा है, डिफरेंट माइंड है। बोलते हैं ना कि जितना दिमाग, जितने लोग हैं उतना भिन्न एकदम मस्तिष्क का। कहते हैं कि दिमाग बहुत तरीके के हैं। तो आपका विचार है, हमारा विचार है, हमने विचार रख दिया, हो सकता है हमारे आपके विचार मैच भी ना करते हो। सही है, पॉसिबल है, नहीं है तो कोई चिंता नहीं है, दैट्स ओके। तो मेरे ख्याल से यहाँ शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक यू। और इस टॉपिक को शायद एक और एपिसोड के लिए रखेंगे कुछ महीने बाद, जब भी है ना, ताकि कुछ नवीनता और कुछ अलग से सवाल आए और कुछ अलग से ज्ञान हम लोग वरदराज से और पूछें। इतने सारे इन्फॉर्मेशन दी हैं, इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, थैंक यू टू यू, बहुत मज़ा आया। और इतनी इन्फॉर्मेशन दी, शायद कई लोग इतना बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, और अपने को दबा के रखते हैं कि यार सामने वाला क्या सोचेगा, लेकिन आपने बेफिक्री से निडर होके अपने मन की बात रखी, सामने वाला जो सोचे उसको सोचने दो। हाँ ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आपकी ईमानदारी, आपका व्यवहार, आपका काम करने का तरीका आज भी वैसे ही है जैसा हमने देखा था। थैंक यू दादा, थैंक यू दादा। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते?
फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका। फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। अवेलेबल फॉर iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.